हेलो टीचर, आप सभी का स्वागत है गोविंद गुरु के चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पेडागोजी लेकर आया हूं जो सीधे एमपीटेट को टारगेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमें समझना है कि दत्त कार्य है क्या, दत्त कार्य क्या है। देखिए, कोई भी टेट आप तभी पास कर पाइएगा जब आपको क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से समझ आए। जब तक आप क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से नहीं समझ पाइएगा तब तक आप उसका आंसर नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। तो पूछ रहा है, एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दत्त कार्य एक्चुअली में असाइनमेंट को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? असाइनमेंट को। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रवाही अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, ठीक है, पाठ को दोहराया जा रहा है, ये नहीं होगा। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। सी में दे रहा है शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। डी में दिया हुआ है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए, जब बच्चा को हम कोई काम देते हैं, असाइनमेंट वर्क देते हैं, जो पढ़ा हुआ है बोलते हैं उस पे असाइनमेंट बनाओ, नया क्वेश्चन उसको देते हैं, बोलते हैं इसका आंसर दो, तो बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है, आंसर बनाता है। तो उससे क्या होता है? उसके अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध होता है, ठीक है। वो अपना अधिगम में विस्तार लाता है, जो सीखा है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए। विज्ञान के 4 शिक्षक हैं और 4 तरह का शिक्षण पद्धतियां बता रहे हैं, प्रयोग करवा रहे हैं, ठीक है, वायु प्रदूषण पर। तो कौन सा पद्धति सबसे अच्छा है? ठीक है। पहला टीचर क्या करा रहा है? बोल रहा है कि ऑप्शन ए में दिया है, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्न के उत्तर लिखवाना। पहला टीचर कर रहा है। दूसरा टीचर क्या कर रहा है? विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। तीसरा टीचर बोल रहा है कि विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें, उसकी गुणवत्ता का ध्यान करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। चौथा टीचर कर रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण पर स्वस्वर पठन के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक के प्रकरण का स्वस्वर पठन करने के लिए कहना। बताइए, पाठ पढ़ा दिया, बच्चा रट्टूमल की तरह पढ़ रहा है, शब्दावली का अर्थ स्पष्ट कर रहा है, ये कोई ठीक बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण का वृत्त चित्र दिखाना। वृत्त चित्र दिखाने से क्या होगा? बच्चा ज्यादा समझेगा? नहीं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्न का उत्तर लिखवाना। उत्तर लिखवाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद के वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का ध्यान करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। आप बच्चों से बोल रहे हैं कि दीपावली से पहले वाला थोड़ा सा वायु का सैंपल लो और दीपावली के बाद वाला वायु का सैंपल लो, दोनों का परीक्षण करो और देखो कौन सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है
उसका सारणीकृत करो, चार्ट बनाओ, उसको लिखो। और दिवाली से पहले वाला वायु साफ होगा और दिवाली के बाद वाला सभी लोग पटाखा बजा कर वायु प्रदूषण कर दिए होंगे, धुआं धुआं कर दिए होंगे, तो थोड़ा गंदा होगा। तो विद्यार्थी क्या करेगा? विद्यार्थी को शुरू से ही प्रोजेक्ट वर्क में लगाया जा रहा है, खोजबीन में लगाया जा रहा है। बच्चे अच्छी तरीक़ा से उसको ढूंढेंगे, खोजबीन करेंगे, अन्वेषण करेंगे तो ज़्यादा सृजनात्मक उनमें आएगी, ज़्यादा समझ आएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यह प्रश्न पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना। बी में दिया हुआ है बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना। सी में दिया हुआ है छात्रों के कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा देना। डी में दिया हुआ है सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना। तो देखिए ऑप्शन ए संवेदनशील बना रहा है। ठीक बात है, बिजली के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, उसके प्रति संवेदनशील बनना, ये अच्छी बात है। जब रूम से बाहर निकले तो रूम का लाइट ऑफ कर दें, तो उस पर आप संवेदनशील है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूछ रहा अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारे जीवन कैसा प्रभावित होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? ऑप्शन बी में दे रहा है कि बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन, उसका आकलन करना। ऑप्शन सी देखिए छात्रों को कल्पनाशीलता और सोच कौशल का बढ़ावा देना। सही बात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिले तो कोई बच्चा कहेगा सर मोबाइल चार्ज नहीं होगा, कोई बच्चा को बोलेगा सर टीवी नहीं देख पाएंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर रात को पढ़ नहीं पाएंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर कपड़ा इस्त्री नहीं होगा, कोई बच्चा बोलेगा सर फ्रिज नहीं चलेगा। सब किसी का अपना अपना आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन में कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा मिलता है। बच्चे सोचने लगेंगे कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे कल्पनाशीलता का विकास हो रहा है। ठीक है, सोच कौशल का बढ़ावा देना, इससे सोच कौशल का विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविता और कहानियों की भूमिका होती है। देखिए कविताओं और कहानियों की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन में दे रहा है मौलिक अवधारणाओं की बेहतर समझ को बढ़ाना। बी में दिया हुआ है नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना। सी में दिया हुआ है छात्रों में साहित्यिक कौशल विकास करना। डी में दिया हुआ है विषय को सीखने में अधिक रुचिकर और मनोरंजक बनाना। सही बात है कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बताता हूं कैसे। मान लीजिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं बेटा पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ काटने से वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो क्या होगा, बच्चे उतने ध्यान से नहीं समझेंगे। लेकिन हम उनको बताएंगे कि देखो बेटा कहानी के थ्रू, एक गांव था, वहाँ एक व्यक्ति रहता था, वो जंगलों से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचा करता था। उसका प्रतिदिन का यही काम था। धीरे 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 समय बीतता गया और जंगल की सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण हुआ। वहाँ तरह तरह की बीमारियाँ फैलने लगे, लोग मरने लगे, महामारी आ गई। तो बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा, कहानी के थ्रू एक समझा दिए
कि कोई व्यक्ति था जंगल से लकड़ी काटता था। तो इसीलिए विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाना कहानी और कविताओं की भूमिका होती है। बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसको सीखते हैं कहानी और कविताओं के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। देखिए, शिक्षक को बच्चे के दृष्टिकोण तक की बात तो सही है, मान लेते हैं, लेकिन अभिभावक के अभिभावक को विचार से शिक्षक को क्या लेना देना है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विशेष प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी में दिया हुआ है विशेष पुस्तकों परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि बच्चा कब सीखता है, खोजबीन से सीखता है, अन्वेषण से सीखता है, कोई प्रयोग से सीखता है। बच्चा जितना खोजेगा, जितना ढूंढेगा तो अच्छी तरीका से सीख लेगा, प्रयोग से सीखेगा। अब जैसे आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए बच्चों को हम कॉपी में लिखवा दिए कि देखो बेटा चावल बनाना है तो एक केतली लेना पड़ेगा, उसमें आधा पानी भर के उसको बॉयल होने तक रख देना पड़ेगा। जब बॉयल हो जाए तो उसमें चावल डाल के चावल को हाथ में चेक कर लो, हो गया तो चावल जो भी बेस्ट पानी है जो बॉयल हो रहा था जिससे चावल, उसको फेंक दो और चावल को रख लो और खा लो। तो बच्चा कॉपी में ऐसे लिख के उसको उतना अच्छी तरीका से नहीं समझ पाएगा, लेकिन वहीं हम सामने केतली लाएं, उसमें बोले कि ऐसे ऐसे करो, पानी डालो, बॉयल करो, चावल डालो, पानी फेंक दो, चावल खा लो, तो प्रयोग से सीख गया और उसके बाद वो लाइफ में कभी ये चीज को नहीं भूल पाएगा कि चावल कैसे बनाया जाता है। तो शिक्षक को विशेष प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, किस पे ध्यान देना चाहिए? प्रयोग पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? अब देखिए क्वेश्चन समझिए, एक टीचर है अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने के लिए ले जा रहा है, तो बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया होगा, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लाइन में रहना है, लाइन तोड़कर इधर उधर भागना नहीं है, सबको एक साथ रहना है, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। उसमें कुछ अनुमति भी दिया होगा, कुछ अनुमति नहीं भी दिया होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन बी में है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं यह पता लगाना। ऑप्शन सी में है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो लेना। ऑप्शन डी में है चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना। तो चलिए डी से स्टार्ट करते हैं कि आप बच्चों को बता रहे हैं कि अपना ड्राइंग बुक को साथ ले जाएं और जिन जानवरों को देखें उनका फिगर बनाएं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि जिन जानवरों को देखे उसका फोटो ले ले, ये भी ठीक बात है। कौन जानवर क्या खा रहा है उसका एक आप चार्ट बनाएं कि भालू क्या खा रहा है, बंदर क्या खा रहा है, शेर क्या खा रहा है, उसका चार्ट बनाते जाएं। आप चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये कभी टीचर अनुमति नहीं देगा, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता है कि किस जानवर का क्या हरकत है, कहीं वो बच्चों के लिए घातक साबित न हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। ये कभी भी एक टीचर अनुमति नहीं देगा बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, अच्छी बात है। ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे भागीदारी ले रहे हैं। बच्चे कोई रैली निकाला जा रहा है दहेज प्रथा के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ, तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। उसके बाद खेल वगैरह, ड्रामा वगैरह, कोई भी इवेंट कराया जा रहा है स्कूल में, बच्चे सक्रिय भागीदारी ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, देखिए बच्चों के ज्ञान से शिक्षक के ज्ञान को जोड़ना ये नहीं हो सकता है। बच्चों का जो ज्ञान है उसको शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना ये कभी भी नहीं हो सकता है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये ठीक बात है कि आप पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारी से बाहर सीख रहे हैं, क्योंकि वो होता ही है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन बालक का परिवेशीय क्षेत्र है, वो अपने परिवेश से ज्यादा सीखता है। ठीक है, बच्चे के अस्थायी ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी ठीक बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कूट में दिया हुआ है, कूट में दिया है कूट 2, तो कूट 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी, तीनों का तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्तियां हैं। युक्ति है, क्या है? युक्ति है। अभी आपको बताया था किस्से कहानी, किस्से कहानी से हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीका से जोड़ सकते हैं, बच्चों का ध्यान अपने तरफ खींच सकते हैं। आप किस्से कहानी सुनाइएगा, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा रोचक लगता है। ये उनके लिए रोचक एवं मनोरंजक का साधन होता है। आप किस्से कहानी में किसी भी चीज़ को समझा सकते हैं। ठीक है, हवा के बारे में पढ़ाना है तो बचपन में हम लोग किताब में पढ़े थे कि एक कविता था, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। तो हवा के बारे में पढ़ा रहा हूँ, कविता के माध्यम से पढ़ा दिया, बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कविता में और अच्छी तरीका से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कि हम बच्चों को किस्से कहानियों के थ्रू अच्छी तरीके से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को करने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप, प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद चर्चा करवा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा क्लास में। बच्चा क्या करेगा? एक्टिव रहेगा कि कहीं सर हमरा को उठा के ना पूछ ले कि ये बताओ तुमने आज क्या सीखा। तो इसलिए बच्चों को किसी भी क्रियाकलाप कराने के बाद प्रश्न और चर्चा करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इससे आप बच्चों की सोच को भी देखेंगे कि क्या बच्चा क्या सोच रहा है, क्या बच्चा का क्या अभिव्यक्त है, क्या वो अपना व्यक्त कर रहा है, वो उसने कैसे सीखा, जो सीखा वो हमें बताए, तो आपको पता चलेगा कि किस बच्चे में क्या कमी है, किस बच्चे को क्या चाहिए, कौन सा बच्चा कितना अच्छा तरीका से समझ पा रहा है, कौन सा बच्चा कितना नहीं समझ पा रहा है। तो कोई भी क्रियाकलाप करवाने के बाद आप प्रश्न और चर्चाएं करवा रहे हैं तो क्या होगा? बच्चा को खोजने का अवसर मिलेगा। ऑप्शन में देखते हैं, बच्चे की प्रक्रिया कौशल का आकलन। ठीक बात है, क्या है कि उसका प्रक्रिया कौशल का आकलन कर रहे हैं कि बच्चा कैसे प्रक्रिया किया, कैसे सोचा, कैसे समझा, कैसे उसको किया।
ऑप्शन बी में दिया हुआ है बच्चों को खोजने का अवसर। ये भी बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को खोजने का अवसर। अब चर्चा करवाएंगे तो बच्चा खोजेगा ही, प्रश्न करवाएंगे तो बच्चा खोजेगा ही और ढूंढेगा कि इससे बेहतर कैसे किया जा सके, इससे बेहतर कैसे किया जा सके। जो भी क्रियाकलाप कराए हैं, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर, बच्चा बताएगा भी। जैसे आपको बता रहा था चावल बनाने के लिए एक क्रियाकलाप हो गया, आप पूछ दिए, आप बताओ कब चावल को पानी में डालना है, तो बच्चा बोलेगा सब जब पानी बॉयल होने लगेगा, खोलने लगेगा, तब हमको चावल डालना है। यानी वो ध्यान से देखा। कुछ बच्चे हैं अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, उससे पूछ दीजिए तो उसको पता ही नहीं है। तो इससे ये मालूम चलेगा कि कौन बच्चा सीखा, कौन बच्चा नहीं सीखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। देखिए डी में दिया हुआ है कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेदीकरण। अब ठीक है, मान लीजिए कोई ध्यान लगा के कोई उसमें का थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा है, फर्स्ट बेंचर है, ध्यान से पढ़ रहा है तो अच्छा से बता देगा। और जो नहीं बता रहा है आप उसको विभेदीकरण कर रहे हैं। सूरज तुम बहुत अच्छा बताए हो, चलो बहुत बढ़िया। तुम नहीं बताया, तुम पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता है, घर जाओ काम धंधा करो, क्यों पढ़ने चले आते हो। तो इस टाइप का विभेदीकरण हमको क्लास में नहीं करना है। ठीक है, इस तरह के विभेदीकरण हमको क्लास में नहीं करना है। जो तेज बच्चे हैं उनको वाह, जो नहीं बता पा रहे हैं उनको आप मतलब बोल रहे हैं कि घर जाओ तुमसे कुछ नहीं होगा, तो ये सब कुछ नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। ठीक है, कूट ए, बी और सी कूट 1 में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सही बात है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। वो तो माता पिता, परिवार, समुदाय, परिवेश सबसे सीखा जाता है। ठीक है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी ठीक है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि उससे आप बच्चों का पृष्ठीय भूमि को जानने का अवसर मिल रहा है। ये बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये नहीं होगा। इसका सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी। ए, बी, सी ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ठीक है, ऑप्शन में दिया यह शिक्षण अधिगम में बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, कभी नहीं। देखिए मिड डे मील 1995 में कांग्रेस की सरकार में लागू किया गया था। इसको इसलिए लागू किया गया था कि बच्चों को पोषणहीनता से बचाया जा सके। किस लिए लागू किया गया था, कि बच्चों को पोषणहीनता से बचाया जा सके। तो ये मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, तो कभी नहीं होगा। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इसका लेना देना है, क्योंकि बच्चे जब एक साथ मिड डे मील को लेंगे तो एक सहपाठी अधिगम का बढ़ावा मिलेगा। सभी दोस्त एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक सहपाठी अधिगम का बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तीसरा बोल रहा है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। हाँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा बोल रहा है यह उन बच्चों के लिए है जो खाली पेट आते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सिखाना क्या बताता है। देखिए बोझ के बिना क्या बोल रहा है, बोझ के बिना, बोझ के बिना बोल रहा है तो ऑप्शन पढ़िए, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, कभी नहीं। स्कूल बैग का कम वजन, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। चौथा बोल रहा है अवोध का भार कम करने की जरूरत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि एनसीएफ 2000 में यह सिफारिश किया गया था कि जो ईवीएस की बुक है उसमें पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान तीनों को एक साथ पढ़ाया जाए कक्षा 3 से 5 के बीच, ठीक है। इसको इसलिए बताया गया था कि ये इन क्लासों में बच्चे अपने परिवेशीय क्षेत्र से पर्यावरण अध्ययन को समझते हैं, तो इनका स्कूली बैग का कम वजन करना था, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है बोझ के बिना सीखना, बोझ के बिना सीखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और इस चीज को एनसीएफ 2005 में इसको लागू कर दिया था कि पर्यावरण शिक्षा क्लास 3 से 5 तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान ये तीनों चीज एक ही पर्यावरण अध्ययन में आएंगे, ये तीनों के तीनों। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्कूल बैग का कम वजन। राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। अब सुनिए, ऑप्शन में दिया हुआ है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ठीक है। समूह में सीख रहा है तो वर्कलोड तो कम ही होगा, सबको थोड़ा थोड़ा वर्क बांट दिया जाएगा। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन हम ढूंढेंगे, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग सीख सकते हैं, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। फिर समूह का बात कहाँ से आ गया। समूह में सीखने का मतलब हुआ कि आप जेंडर रूढ़िवादी धारणा तो अपना नहीं रहे हैं, सबको एक साथ सीखने का मौका दे रहे हैं, तो फिर लड़के और लड़कियों को अलग अलग सीखने का ये कोई मतलब नहीं हुआ। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। जो अच्छा कर रहा है उसको अलग भेज दे रहे हैं, जो अच्छा नहीं कर रहा है उसको अलग पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और उसका उपचारात्मक शिक्षण उस पर लागू कर रहे हैं, कैसे इसका निदान किया जाए, कैसे उपचार किया जाए, ये सब नहीं। ऑप्शन 4 में दे रहा है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बाला का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन में दिया है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो देखिए इसका यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। अब ये क्या होता है आप देखे होंगे, आपको दिखाता हूं। आप देखे होंगे कि स्कूल में जैसे ये इस फिगर को देखिए, इस फिगर को कि बच्चा क्या कर रहा है कि ऐसा डोर बंद है तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। डोर जैसे जैसे बच्चा खोल रहा है तो 15, 30 ऐसे करके 60, 90 ऐसे करके एंगल बना जा रहा है। तो इससे बच्चों को एक बिल्डिंग में पढ़ते हुए उसको ये भी नॉलेज हो गया कि पाला दरवाजा ऐसे ऐसे खुल रहा है तो कुछ एंगल भी बना रहा है।
बच्चे जब सीढ़ी से चढ़ रहे हैं तो 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, 14 का पहाड़ा पढ़ते जा रहे हैं। इस फिगर में देखिए कि एक लंबा सा है तो पूरा एक भाग है, उसको 20 से काट दिए तो 1/2 भाग, उसको 3 भाग में बांट दिए तो 1/3 1/3, उसको 4 भाग में बांट दिए। उसको डिवाइडेशन रूल उसको सिखाया जा रहा है कि जितना भाग में काटोगे उतना बाई उतना हो जाएगा। इस फिगर में देखिए कि किसी लड़की को आप सूर्य बना दिया, किसी को मतलब किसी को बुध बना दिया, किसी को शुक्र बना दिया, किसी को पृथ्वी बना दिया, चांद वगैरह बना दिया, आप उसको समझा रहे हैं ब्रह्मांड का पूरा। तो ये सब बाला एज ए लर्निंग ऐड होता है, जहां बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, घूमते फिरते सीखते हैं। पूरा दीवार पर लिखा होता है, ऐसे घूम घूम के खेलते खेलते हुए पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन में दिया है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृति और स्पष्टीकरण से अलग हो, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा आयोजित विचार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक क्या है? देखिए, यह एक रूढ़िवादी धारणा है, यह एक सामाजिक संरचना है। समाज के लोग इसको बनाते हैं, लड़का लड़की, महिला पुरुष, ये कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं, समाज के लोग बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूढ़िवादी धारणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ठीक है, ऑप्शन देखिए, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे धीमी कब होगी? सबसे धीमी कब होगी? तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी होगी तो सबसे धीमी होगी। अब आपको समझाता हूं, इसका एक एग्जाम्पल देखकर। आप एक शर्ट को लीजिए, उसको धो दीजिए, पानी में भिगो लीजिए और उसको क्या कीजिए, ऐसे गोला बनाकर कहीं रख दीजिए। 2 घंटे के बाद आइए उसको खोलिएगा, वो नहीं सूखा होगा। क्यों? क्योंकि उसका सतह क्षेत्र, आप तापमान बढ़ा भी दीजिएगा फिर भी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसका सतह क्षेत्र बहुत कम है। अब उस शर्ट को फिर क्या कीजिए, गांव में रेंगनी बोलता है सब, ठीक है, रेंगनी बोलता है, जिसे रस्सी वगैरह बांध दीजिए 2 खूंटे से, उस पे आप उसको डाल दीजिए। फिर आइए 1 घंटे के बाद तो सूख गया होगा। अब क्यों सूख गया? क्योंकि उसका सतह क्षेत्र बढ़ गया। तापमान भी बढ़ा दीजिए तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, तापमान कम कीजिएगा थोड़ा धीरे सूखेगा, लेकिन सतह क्षेत्र तो बड़ा है, सूखना तो है ही उसको। तो सबसे धीमी कब होगा? जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। अब देखिए, चित्रण कौशल आप सुने होंगे, चित्रण कौशल। चित्रण कौशल में बच्चे स्थान, दूरियां, दिशाओं, सापेक्ष स्थिति को समझने में मदद मिलती है। कब? जब आप चित्रण कौशल में महारत हासिल कर लेंगे तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चित्रण कौशल। ठीक है, आपको बोला जाता है जैसे स्कूल में कि आप अपने घर से आते वक्त स्कूल तक का एक मैप खींचो, तो आप उसके सापेक्ष जो भी है, किसी बिल्डिंग है, किसी का घर है, मेरे घर से आगे बाएं के तरफ रविशा का घर है, इनका घर है, उनका घर है, आप सापेक्ष स्थिति बनाए जा रहे हैं, दिशा बताए जा रहे हैं। तो ये चित्रण कौशल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये एनसीएफ 2000 में इसको एकीकृत करने के लिए, पाठचर्या को एकीकृत करने के लिए सिफारिश किया गया था। और इसको कब लागू किया गया था? एनसीएफ 2005 में लागू कर दिया गया था एकीकृत, जिसमें पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और साइंस विज्ञान ये तीनों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है। बांध स्वदेशी लोगों को अपने नदी की जीवन रेखाओं से अलग करता है। सही बात है। अब बांध बना दीजिएगा, वहाँ पे लोग बसे हुए हैं तो उनका खेती रुकेगा, पानी को आप रोक ले रहे हैं ना, उनको पीने के लिए पानी पीने में दिक्कत होगी, तो आप जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। उसके बाद बोल रहा है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता। ठीक है, यह भी बात ठीक है कि पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधा से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी सही बात है, लेकिन बोल रहा है सत्य नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता। नहीं, बांध कभी भी टिकाऊ विकास नहीं है, यह कभी भी टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? अब क्यों नहीं होते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। ठंडे रेगिस्तान में गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में होता है। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली और कम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृक्ष छाया में होता है, जिसके कारण ठंडे रेगिस्तान में मानसून को प्रभावित नहीं करता है हिमालय की चोटियां। ठीक है, वो हिमालय के वृक्ष छाया में होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? सही, ठीक है, आप पेड़ के बारे में संवेदनशील बनाना चाह रहे हैं बच्चों को, तो एक पेड़ दे दीजिए। आप बच्चों को पेड़ दीजिए, बोल दीजिए इसको पालन पोषण करो, इसको बड़ा करो। अमरूद का पेड़ है, बड़ा होगा तो तुम अमरूद खाओगे। और बच्चा उसको रोज पानी दे रहा है, उसका देखभाल कर रहा है, बस यही संवेदनशील हुआ। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों को एक पेड़ को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में बहस आयोजन करना, आप बहस आयोजित कर रहे हैं तो उससे संरक्षण के लिए संवेदनशील नहीं बनाया जा सकता है। बच्चों को बहस करवाना, समूह चर्चा, पोस्टर बनवाना, आप खुद उसको एक पेड़ दीजिए, आम का पेड़ दे दीजिए, अमरूद का पेड़, किसी चीज का पेड़ दे दीजिए और बोलिए इसको पालो पोसो बड़ा करो, इससे जो फल निकलेगा तुम खाना। और बच्चा दिन रात उसका मेहनत करके उसको पाल पोस के बड़ा कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस परीक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? क्या है? नहीं है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे। ठीक बात है। और बच्चा जाएगा सर्वेक्षण करने तो उसको पता चल ही जाएगा ना, लोगों से पूछेगा चाचा तारा काहेला बीमारी भई रहे, तो हई बीमारी ऐसे बीमारी भई रहे, हई महामारी चल रहे तो बीमारी भई रहे, तो उससे बीमारियों को समझने में मदद मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है उसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान होगा, ये भी ठीक बात है। वो जा रहा है तो बातचीत कर रहा है, मतलब समुदाय में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है तो बातचीत कर रहा है, कि सर्वेक्षण कर रहा है तो उसमें बातचीत भी हो गया। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ये भी ठीक बात है कि अब
मिल रहा है, ग्राउंड लेवल से देख रहा है, तो वास्तविक जीवन को भी देख रहा है कि कौन आदमी कैसे है। कोई यहीं पे दाल भात खा रहा है, कोई किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, भूखे पेट सो जा रहा है, तो ग्राउंड लेवल से वो चेक कर रहा है, तो वास्तविक जीवन के साथ भी सीखने में मदद मिली। इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। यही नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर 4। और यही नहीं होगा कि इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें काफी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चे ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क दुर्घटना विज्ञापन जैसी संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाए गए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ठीक है, आग, बिजली या सड़क दुर्घटना, ये सब पर प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है। कुछ बच्चे समाचार पत्र के द्वारा बताएं कि हमने पढ़ा यहाँ पे सड़क दुर्घटना हुआ, टीचर ने एलपीजी और इलेक्ट्रिक का बिल इस्तेमाल किया इसको समझाने के लिए। तो यह क्या है, यह है क्या? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, उसके बाद अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण दृष्टिकोण। बच्चा खोजबीन कर रहा है, ढूंढ रहा है, खोजबीन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि अन्वेषण खोजबीन है, अन्वेषण दृष्टिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। यह एक सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। सही बात है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। हम जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को प्रवेशीय क्षेत्र है। बच्चे ग्राउंड लेवल से माता पिता से सीखते हैं, अपने परिवेश से पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाई किया जाता है। इसीलिए 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन का बुक नहीं है, वो बच्चे अपने परिवेशीय क्षेत्र से सीखते हैं। तो इसीलिए वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? पाठचर्या को बाहर जाना, पाठ पुस्तक से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ पुस्तक से लिंक करना, पुनः विद्यालय दृष्टिकोण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, आप बाहर के जीवन से जोड़ रहे हैं ईवीएस शिक्षण अधिगम को, तो पाठ पुस्तक से क्या है? बाहर जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है कि कक्षा 3 के छात्र को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। ठीक है, और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब देखिए, माता पिता और बच्चा एक साथ रहता है तो क्या है? वो एक एकल परिवार है। ठीक है, और दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो वह एक क्या है? वह एक विस्तारित परिवार है। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए।
परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है, असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण से समावेशी क्या है, नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण से समावेशी नहीं है। एनसीएफ 2005 किसका वकालत करता है, तो समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। समावेशी शिक्षा क्या है कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, वो किसी भी कास्ट के हों, बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे। दिव्यांग जन कोई भी हो, सब एक ही साथ एक ही क्लास में बैठकर पढ़ेंगे। सबके लिए अलग अलग क्लास नहीं बनाया जाएगा। समावेशी शिक्षा का यही मतलब था। अब बताइए, पिता माँ और बच्चे एक साथ रह रहे हैं और यदि दादा दादी और रिश्तेदार अलग रह रहे हैं तो ये कहाँ से समावेशी हुआ। तो इसीलिए इसको बताया गया है कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण से समावेशी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है। श्याम पट का उपयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ये सभी। तो हमारे देखने से चारों के चारों सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चे की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह विषयगत, एकीकृत, समावेशी, ये सभी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 4, ये सभी। ठीक है, एकीकृत, विषयगत और समावेशी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 में दिया हुआ है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सफेरा पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ऑप्शन 4 में दिया है कि सपेरे सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि जब सपेरा है, आप उसको बोल रहे हैं कि ये काम छोड़ो, सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाओ, तो उनके लिए कोई दूसरा विकल्प भी ढूंढना पड़ेगा। आप उनके काम धंधा के लिए कोई दूसरा विकल्प भी ढूंढ के उसको दीजिए, क्योंकि एक तो जो काम कर रहा है बोल रहे हैं कि ये काम मत करो, तो उनके लिए कोई विकल्प ढूंढ के दीजिएगा तब ना वो दूसरा काम पकड़ेगा, सांप को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, सांप नहीं पकड़ेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है और मैं आप ही के लिए अच्छा कंटेंट खोज कर रोज लेकर आने का कोशिश करता हूं कि आपका भविष्य को उज्जवल बना सकूं। ठीक है।